वेलकम क्लास। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में फॉरेनर किसे कंसिडर किया जाता था? आंसर है एनी स्ट्रेंजर हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। एनी स्ट्रेंजर हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। कोई भी अजनबी जो कि उस सोसाइटी या कल्चर का पार्ट नहीं होता था, उसी को ही फॉरेनर मान लिया जाता था, जो कि उस सोसाइटी या फिर उस कल्चर का पार्ट नहीं होता था। एनी स्ट्रेंजर हु वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर वॉज कंसिडर फॉरेनर इन द पास्ट। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट है, बहुत इजी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द यूज़ ऑफ पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। द यूज़ ऑफ पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। द यूज़ ऑफ स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। द यूज़ ऑफ फायर आर्म इन कॉम्बैट। ये जो फायर आर्म इन कॉम्बैट वेपन्स की बात कर रहे हैं, मतलब इरिगेशन के फील्ड में काम किया, वीविंग के फील्ड में काम किया और फायर आर्म्स के फील्ड में काम किया है। क्या क्या तीनों चेंजेस आए हैं? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इरिगेशन, वीविंग एंड आर्म इन कॉम्बैट। ओके, आई थिंक ये 2 क्वेश्चन इतने छोटे हैं कि आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। Move to next question. What were some of the major religious development during this period? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में, पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड में मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट क्या थे। ठीक है, अब इन जितने भी पॉइंट हैं इनको हम इंटर कनेक्ट कर देंगे तो हमें एक के बाद एक तुरंत ही याद आ जाएगा, फिर हम एक भी पॉइंट को नहीं भूलेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन द हिंदुज़म रिलीजन। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड हुए वो कौन से रिलीजन में हुए? हिंदू रिलीजन में हुए। ठीक है, विच इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डिटीज़। डिटीज़ यानी कि मूर्ति को कहा जा रहा है, जो नए मूर्तियों को जो है पूजा जा रहा है। सेकेंड क्या है? हिंदू स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी। अब अगर न्यू डिटीज़ आ रहे हैं तो उनके मंदिर बनवाने पड़ेंगे ना। ठीक है, अगर आप नए मूर्तियों को ला रहे हो तो उन मूर्तियों को स्थापित कहाँ पे करोगे? मंदिरों पे। ठीक है, तो अब हिंदू ने क्या करना स्टार्ट किया? मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, और रॉयल्टी यानी कि बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से। अब थर्ड पॉइंट क्या है? ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास एंड दे बिकेम डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। मूर्ति से आया मंदिर, अब मंदिर से जो है थर्ड पॉइंट क्या आएगा? मंदिर को मेंटेन कौन करेगा? पुजारी। तो ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा सोसाइटी में। अच्छा, उसके बाद अगर न्यू डिटीज़ आ रहे हैं, मूर्तियाँ आ रही है, टेम्पल बन रहे हैं, ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं द आइडिया ऑफ भक्ति भी एमर्ज होगा। ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करो कि न्यू डिटीज़ को पूजा जाने लगा, जिसकी वजह से अब न्यू डिटीज़ को आप कहाँ पर जो है कहाँ पर स्थापित करोगे? मंदिर, इसीलिए मंदिर बनवाए गए। अब ये मंदिर को मेंटेन कौन करेगा? ब्राह्मण्स। ठीक है, अब मंदिर आ गए, न्यू डिटीज़ आ गए, ब्राह्मण आ गए, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू रिलीजियन लाइक इस्लाम अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। इसी इसी पीरियड में हमें एक नया रिलीजन भी देखने को मिलेगा जो कि इस्लाम धर्म है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज। अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर कि ये जो हिंदुस्तान जो टर्म है इसको
किस तरीके से ओवर द सेंचुरीज, अलग अलग सेंचुरीज में किस तरीके से इसको यूज़ किया गया है। आज जैसे हम हिंदुस्तान टर्म को यूज़ कर रहे हैं वो पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं, पर इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर ऐसा पूरा इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था इस टाइम पीरियड में। तो सबसे पहले हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया 13th सेंचुरी में मिनार जय सिराज ने। ठीक है, इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया क्या डिस्क्राइब करने के लिए पता है? द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। समझ में आ रहा है? जैसे आज हम हिंदुस्तान टर्म को यूज़ करते हैं फॉर द होल इंडिया, एंटायर इंडिया जो आपको मैप में दिखता है, पर इस टाइम पीरियड में 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तब इंडिया को इस तरीके से देखा नहीं जाता था और इन्होंने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना को डिस्क्राइब करने के लिए। जो टेक्निकली देखा जाए पॉलिटिकल सेंस में उस वक्त दिल्ली सुल्तान के अंडर थी। 13th सेंचुरी में मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया था सिर्फ और सिर्फ ये डिस्क्राइब करने के लिए द एरियाज़ ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, जो कि पॉलिटिकल सेंस में उस टाइम पीरियड में दिल्ली सुल्तान के अंडर था। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड क्या है, फिर उसको 13th सेंचुरी के बाद 16th सेंचुरी में इसको यूज़ किया बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को। अब मिनाज सिराज ने अलग तरीके से हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया था, अब 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया अलग सेंस में। कैसे? बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर। ठीक है, फौना यानी कि द एनिमल, द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट किसे बोला गया है? इंडिया को। 16th सेंचुरी में जो है बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया किस चीज़ के लिए? जोग्राफी, फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कल्चरल जोग्राफी, फौना एंड द कल्चर। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है? अब आप कहेंगे मैम पहले 13 है, फिर यहाँ पे 14 होना चाहिए, फिर 16 होना चाहिए, पर 14th सेंचुरी में आमिर खुसरो पोएट ने जब ये वर्ड यूज़ किया, उन्होंने हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंद वर्ड को यूज़ किया। उन्होंने हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंद वर्ड को यूज़ किया 14th सेंचुरी में, जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है? फॉर कल्चर एंड द पीपल ऑफ इंडस रिवर। फॉर कल्चर एंड द पीपल ऑफ इंडस रिवर। 13th सेंचुरी में मिनाज सिराज ने यूज़ किया था हिंदुस्तान टर्म को, 16th सेंचुरी में बाबर ने यूज़ किया था और 14th सेंचुरी में पोएट आमिर खुसरो ने यूज़ किया था, बट वर्ड क्या था? हिंद, नॉट हिंदुस्तान। ठीक है, पर अब तीनों के तीनों जो आप सेंचुरीज देख पा रहे हैं इनमें हिंदुस्तान टर्म का यूज़ तो हुआ पर अलग सेंस में। आज जैसे हम हिंदुस्तान को जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, जिसकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उस तरीके से इन्होंने उस सेंस को यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जाति regulated? ठीक है, how were the affairs of jati regulated? Jatis frame their own rules and regulations. ठीक है, जातीज जो हैं वो अपना खुद का रूल और खुद का रेगुलेशन मैनेज करते हैं, अपने मेंबर्स को इकट्ठा, ठीक है, मीटिंग बुला करके इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉर्म करते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है कौन बनाते हैं? इनके एल्डर, जो असेंबली में जो इनके बुज़ुर्ग होते हैं वो। जातीज जो है जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेज गवर्न बाय द चीफ्टेन। इनके खुद के रूल तो है ही है, पर जिस गांव में ये लोग रहते हैं उस गांव के रूल को भी ये लोग मानते हैं।
Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders. Jatis were also required to follow the rules of their village governed by a chieftain. मतलब खुद के रूल तो इनके होते ही थे जो कि इनके एल्डर मेंबर बनाते थे, साथ ही साथ ये जिस विलेज में रह रहे हैं, ठीक है, उसके भी तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे, उसको भी इनको फॉलो करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन? पैन रीजनल, द आंसर क्या है? द एम्पायर्स विच वर स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स, ठीक है, जो बहुत लंबे लंबे और जिसे हम कहेंगे कि बड़े क्षेत्रों में जो फैले हुए हैं, ठीक है, एक्सपैंडेड एरियाज़ में जो है, जैसे कि डायनास्टी ऑफ चोलास, खलजीज एंड मुगल्स, ठीक है, जो लार्ज एरियाज़ में जो फैले हुए हैं उन रीजन्स को, बड़े एरियाज़ में या रीजन्स में फैले हुए हैं उन डायनेस्टीज़ को जो है हम पैन रीजनल एम्पायर कहते हैं, ठीक है, जो छोटे एरियाज़ में नहीं, जो लार्ज एक्सटेंडेड एरियाज़ में जो है रूल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैन रीजन के बाद, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट? डिफ़िकल्टीज़ क्या होती थी जब भी हमारे हिस्टोरियंस जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ते थे? मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? जो कि लीव्स पे लिखी जाती थी। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास पेज और पेपर तो था नहीं, तो वो लोग लीव्स पे, पत्तों पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को लिखते थे, तो मैन्युस्क्रिप्ट उसे ही बोला जा रहा है। और वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो हैंड रिटन था ये सब कुछ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? देयर दो बार प्रिंट हो गया क्लास, तो एक ही बार करना है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डे, सो स्क्राइब्स यानी कि जो लिखते हैं उनको हमेशा अपने हाथों के द्वारा ही मैन्युस्क्रिप्ट लिखना पड़ता था, जिसकी वजह से ये कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता था टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आप भी सोचिए कि एक दिन आप स्कूल में एब्सेंट हो गए, आपने किसी दूसरे बच्चे से जो है कॉपी बोरो किया कि चलो देखते कल क्या हुआ था इंग्लिश में या सोशल साइंस में, तो तब आप क्या करते हो, उसकी कॉपी ले करके आप उसको देख करके लिखना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त आपको कितनी तकलीफ़ होगी अगर उसकी राइटिंग बहुत ही बेकार होगी, तो आपको वो समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। पहला प्रॉब्लम तो ये है। सेकंड है, एज स्क्राइब कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम चेंजेस अ वर्ड हेयर और अ सेंटेंस देयर। कभी कभी आप लोग ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन आंसर्स लिखवाने के बावजूद भी आप लोग क्या करते हो, जैसे कि एक मैंने यहाँ पे लिखा ट्री पार्टी, आपने द पार्टी कर दिया, है ना। एक वर्ड एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, वो चीज़ भी, वो गलती भी यहाँ पे दिखाई दी। द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर रेयरली फाउंड, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो बहुत ही कम ऐसा ऐसा रेयरली जो है वो मिल जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यानी कि यहाँ पे बात हो रही है हिस्टोरियंस को, तो दे आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स, यानी कि एक ही बुक है, उस बुक को हर कोई देख देख करके कॉपी कर रहा है। तो उसमें जब हम कॉपी करते हैं, अगर हम केयरफुली नहीं कॉपी अगर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। एस को आर बना देते हैं, आर को पी बना देते हैं, इस तरीके से कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि उस वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। Historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written. इसी वजह से historians को कई बार काफ़ी अलग अलग डिफरेंट मैनोस्क्रिप्ट्स पढ़ना पड़ता है, मैनोस्क्रिप्ट के वर्जन्स, कि भाई ये गेस करने के लिए एक्चुअली ऑथर ने ओरिजिनली लिखा क्या था, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा काम जो है वो मैन्युअली हो रहा था, हैंड रिटन हो रहा था, ठीक है। अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। सेकंड बात क्या पढ़ी हमने कि कई बार क्या होता है कि कॉपी करते वक्त, मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते वक्त
एक वर्ड इधर, एक सेंटेंस उधर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता था। अब जो एक्चुअल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो हर वक्त वो उनको पाया नहीं जा सकता है, बल्कि लोग क्या करते थे, उसी एक ओरिजिनल कॉपी को देख करके कॉपी करते रहते थे। ठीक है, जिसकी वजह से हिस्टोरियंस को जो है मैन्युस्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन्स पढ़ने पड़ते थे, ये समझने के लिए कि एक्चुअल में हिस्टोरियंस जो ऑथर है उन्होंने एक्चुअली लिखा क्या है ओरिजिनली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो। हिस्टोरियंस ने जब पास्ट को डिवाइड किया पीरियड के बेसिस में, तो क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई इसमें। Historians divide the past into period on the basis of economic and social factor to characteristic the major element of different movement of the past। एक्चुअल में इन्होंने डिवाइड इसलिए किया कि हर एक टाइम पीरियड का एक अपना इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर होता है। उस मूवमेंट को कैच करने के लिए इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। द हिस्टोरियन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हिस्टोरियंस को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कैसे प्रॉब्लम्स? बिकॉज टाइम इटसेल्फ रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स। टाइम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज इनको दिखाई दिया, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चेंज होते रहते हैं, आइडिया और बिलीफ हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आज से 10 साल पहले आप बहुत छोटे थे, अभी आप अभी आप इतने बड़े हो, तो जो कॉन्सेप्ट या जो बड़े बड़े वर्ड आप पहले बचपन में नहीं बोल पाते थे उसको आप इजीली बोल लेते हो, इजीली लिख लेते हो। तो टाइम के साथ साथ आपके अंदर चेंजेस आए। तो टाइम अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स जो है कंसेप्ट है। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem। अगर हम पूरे के पूरे टाइम पीरियड को एक ही हिस्टोरिकल यूनिट में डिवाइड कर दे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये काम एक्यूरेसी से नहीं हो पाएगा। फिर अगर हम इसको कह रहे हैं कि मॉडर्न, क्योंकि जेम्स मिल ने जो है कैसे डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस तरीके से डिवाइड किया था, इसमें भी हमने गलत पकड़ा था। और अगर हम कह रहे हैं कि एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तो मॉडर्न का मतलब क्या है, अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। तो मॉडर्निटी की हम अगर बात करें तो उस वक्त ब्रिटिशर्स थे। मॉडर्न पीरियड को जब हम कंसिडर कर रहे हैं उस वक्त ब्रिटिशर्स थे और हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो हम ये मॉडर्निटी को भी हम अपने इंडियन हिस्ट्री को कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो जो हम बात कर रहे हैं, चाहे हम जेम्स मिल की बात करें जहाँ पे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पार्ट में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, उसमें भी प्रॉब्लम है। और अगर हम इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में डिवाइड करें तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड उसे कहा जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जहाँ पर कि आपके पास पूरी तरीके से हर आप इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास जो है वो डेमोक्रेसी है, आपको सब कुछ आपको पूरा का पूरा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, इक्वालिटी का। तो हम अगर इंडिया में इस वर्ड को, अगर हम यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में अगर हम मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मॉडर्निटी हम वहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि मॉडर्निटी जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड को बोला जा रहा है। उस वक्त तो हम इंडिपेंडेंट ही नहीं थे, तो बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो लागू ही नहीं होते हैं। होप क्लास की आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको अभी करवाया ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब किसी क्वेश्चन आंसर्स के मतलब हम समझ लेते हैं तो वो बहुत जल्दी हमें याद हो जाता है। ठीक है क्लास, आई होप कि ये आपको कहीं ना कहीं पीटी जुलाई में हेल्प करेगा। ओके, टेक केयर।